गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर साल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग करके पूछे जाते हैं। एक है आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी प्लस जीडीपी डिफ्लेटर और प्लस कंजम्पशन फंक्शन एंड बेसिकली अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर में बैठते हैं और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर का 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है। तो बेसिकली वी हैव टू बी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हमने 4-6 क्वेश्चन कुछ लिए हैं और उन 4-6 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं ताकि देखते हैं कि भैया कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनके बेसिकली ट्विस्टिंग लेवल होता क्या है। तो हमको सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, प्लस हमें सबसे पहले एक और चीज पता होना चाहिए कि भैया इनका सॉल्यूशन के साथ साथ हमें इनमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने को आ सकती हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द कंजम्पशन फंक्शन, सप्लाई फंक्शन और वी कैन से दैट हम लोग इससे बेसिस पे एमपीसी कैसे फाइंड आउट होता है, एमपीएस कैसे फाइंड आउट होता है, ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, autonomous investment और autonomous consumption expenditure, basically how we can equilibrium between aggregate demand, ये कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम आज इसके बेसिस पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। एक्स एंड की डेफिनेशन कर लीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹50। अब सबसे पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जब हम बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में, 1 सेकेंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब मैंने बात करी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू बेसिकली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आपका होता है एग्रीगेट डिमांड। आपको जितना पता हो, नहीं पता हो तो याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज 50। कितना दे रखा है, 50। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका बेसिकली कितना है यहाँ पे, 50, और दोनों मिला के मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 50 दे रखा है। वेयर एज एमपीएस कितना दे रखा है आपको, एमपीएस आपको दे रखा है यहाँ पे सीधे सीधे 0.2। अब आपके पास एक फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल सी का फॉर्मूला बनता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। हमारे पास बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली ओवरऑल इनकम। अब यहाँ पे हमारे लेवल ऑफ इनकम दे रखा है दैट इज 4000 करोड़। एट द पॉइंट ऑफ बेस्ट स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम और नॉट, प्रोवाइड द रीजन। अगर इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो एग्रीगेट कब होती है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, तब आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, दैट इज वाई इज इक्वल टू, तो ये क्या होगी आपकी 4000। कितनी होगी, दैट इज 4000। अब जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बरोबर है तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे आपके 4000, बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने बात क्या करी, यहाँ पे मैंने बात करी भी मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। तो मेरे पास बी वाई, मेरे को एमपीसी चाहिए, तो एमपीसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एमपीएस दे रखा है तो 1 माइनस एमपीएस, क्या करूंगा एमपीएस, बिकॉज 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस होता है। तो भैया 1 माइनस एमपीएस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एमपीसी। तो भैया एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना है 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 0.8। तो मेरा एमपीसी कितना आ गया यहाँ पे, मेरा एमपीसी आ गया 0.8। तो एक बार हम सारी इक्वेशन को वापस से पुटअप कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार पूरी इक्वेशन हम सारे रख लेते हैं, सारे फॉर्मूले एक बार रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वापस से समझते हैं इस चीज को एक बार। देखिए भैया, सबसे पहले एमपीएस हमको दे रखा है, हमें सबसे पहले एमपीएस दे रखा है, एमपीएस इक्वल टू 0.2। इससे मैं एमपीसी कैसे फाइंड आउट करूंगा, एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस 0.2 करूंगा।
तो मुझे एमपीसी कितना मिल जाएगा, एमपीसी मिल जाएगा 0.8। देन मेरा फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरा कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब मैं फॉर्मूला इक्वेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी प्लस आपका बी वाई, इसको पुट करता हूं। अब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर सकता हूं क्या, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को क्या बनाया, मेरे पास सीधे सीधे दे रखा है कि भैया मेरे पास ये दोनों मिला के 50 दे रखा है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा सीधे सीधे कितना आ गया, 50 प्लस, अब मेरे पास एमपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एमपीसी की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 0.8, कितनी दे रखी है 0.8। वाई कितना है मेरा, नेशनल इनकम दैट इज 4000, कितना दे रखा है, दैट इज 4000। अब ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब मेरे को यहाँ पे पुट करना है कि भैया मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, तो मैं भैया देख लेता हूं। मेरी 4000 नेशनल इनकम दे रखी है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे कितना दे रखा है, जो कि मैं क्वेश्चन पुट कर देता हूं यहाँ पे 50 प्लस 0.8 4000, तो कितना आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 4000 से, पॉइंट हटाया यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 4 से कितना हुआ, 8 1 जा 8 8 2 16 3200। तो यहाँ पे भैया मेरा कितना आया, 3250 मेरा आ रहा है, 3250। और मेरी इनकम कितनी है, नेशनल इनकम 4000। तो मेरी इकोनॉमी क्या बोल रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम, बिकॉज मेरा एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या बोल रहा है, एग्रीगेट डिमांड जो मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला 3250, वहीं पे मेरा बेसिकली नेशनल इनकम क्या बता रही है, दैट इज 4000। तो दैट इज होल अबाउट, that is economy is basically not equilibrium and provide the reason, that is the reason। ये आपका बेसिकली सॉल्यूशन एक बार फिर से देखना है। एमपीएस मेरे पास दे रखा है 0.2, एमपीसी दे रखा है मेरे पास 0.8, 1 में से माइनस करा, फॉर्मूला आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने इसमें से 0.8 बेसिकली कैसे निकाला, 1 में से माइनस करा एमपीएस, तो वी विल गेट अ 0.8, ये हो गया। अब मेरे पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और जो दोनों मिला के कितना बन रहे हैं, मेरे दोनों मिला के बन रहे हैं 50। कैसे, यहाँ पे साफ दे रखा है वेयर इन्वेस्टमेंट इज एंड इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 50 करोड़, तो ये 50 करोड़ मेरा आ गया। अब मैंने इस इक्वेशन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों मिला के मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट करी वैल्यू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वैल्यू पुट करी, तो कितना आया मेरा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। अब मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, इस इक्वेशन में 4000 वाई हो गया, एमपीसी मेरा 0.8 हो गया, 50 मेरा एग्रीगेट बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्वल टू बेसिकली क्या बोल रहा हूं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने पुट करी वैल्यूज। अब वैल्यू जैसी पुट करी मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे को नेशनल इनकम कैसे निकालना है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दैट इज नेशनल इनकम। तो ये बेसिकली यहां से बन जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, अब 4000 इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनकम मेरी कितनी है 4000। मैंने इक्वेशन पुट करी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहां पुट कर दी। अब जैसे ही पुट करूंगा तो मेरा 3250 4000, दैट इज माय आंसर। ये मेरी इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है, दैट इज द रीजन। इज इट क्लियर? अगर इसको आगे और अच्छे समझना है तो कैसे करना है देखते हैं। चलिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज 50 करोड़, कितना दे रखा है, 50 करोड़ दे रखा है। ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव दैट इज 0.2, लेवल ऑफ इनकम दैट इज 4000, तो नेशनल इनकम कितनी दे रखी है मेरी 4000। ये तक तो मेरे क्लियर है। नाउ फाइंड मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, तो मैंने क्या करा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस करा, 0.2 माइनस करा 1 में से, तो विल गेट अ एमपीसी, कितना आया 0.8, जो कि इनका भी आ गया है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो दे रखा है हमने इसको क्लियरली। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब एग्रीगेट डिमांड मेरा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। अब मेरा ऑटोनोमस बेसिकली क्या दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी वाई मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला पुट कर दिया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है मेरा, यहाँ पे दे रखा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मेरा दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू, इक्वेशन को पुट कर दिया मैंने। अब इक्वेशन को पुट करा तो क्या आया भैया, 50 प्लस 0.8, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में पुट करेंगे 50 प्लस 0.8 इनकम,
check equilibrium condition, aggregate supply is equal to aggregate demand. That is, since two sector economy, aggregate supply is equal to national income. मैंने पहले ही बता दिया कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, क्यों होता है, ये भी बताऊं. आइदर यू कैन कंज्यूम और आइदर यू कैन एक्सपेंस. तो भैया ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, बोथ साइड आर बेसिकली, ये 45 डिग्री के हिसाब से एंगल में बनता है. तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज आइदर योर इनकम विल बी सेव्ड और आइदर योर इनकम विल बी एक्सपेंड. आपकी या तो इनकम में से कंजम्पशन होगा या सेविंग्स होगी या आपका एक्सपेंडिचर. तो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर दे बोथ आर सिमिलर. अब इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं तो कंजम्पशन, जब मेरा इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा तो दैट इज इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ये मेरा पॉइंट बन के आ जाएगा. नाउ अब इक्वेशन का पुट करते हैं 50 प्लस. अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर y इज इक्वल टू बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस 0.8 हमारे पास दे रखा है. अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हमारे सीधे सीधे हमने पुट करी वैल्यू, नेशनल इनकम इज 4050 प्लस 0.8 हमने इक्वेशन में पुट करा. ये कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने निकाली थी और एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली, तो वो इक्वेशन को पुट करा. अब इसके इक्वेशन को पुट करना है 3200 आया, 3250 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं. तो स्टेट कंक्लूजन, national income is not equal to aggregate demand, the economy is not equilibrium. The aggregate demand 32,050 crore, 3,250 crore is lower than the actual income. Now the deflationary gap, excess supply basically or underutilization of resource leading to a deflationary gap. मतलब deflationary gap कैसे बनता है ये भी बता देते हैं आपको साहब. Deflationary gap, that is a situation, ये aggregate supply, ये aggregate demand, बट अपनी बेसिकली एग्रीगेट डिमांड, बट हमारी डिमांड एक्चुअल डिमांड बेसिकली ये है और हमारी डिमांड यहाँ कर रही है. दैट इज अवर डिफ्लेशनरी गैप. हमारी डिफ्लेशनरी गैप, एक्चुअल डिमांड हमारी ये पॉइंट पे आ रही है. दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिफ्लेशनरी गैप. नाउ ये हुआ आपका एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन सेम दे रखा है, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹100. अगेन सेम क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि भैया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन और हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे बोथ आर बेसिकली, दोनों मिला के कितना आएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई, बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट मिला के हमारा कितना हो रहा है 100 करोड़. तो भैया हमारा 100 दे रखा है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. तो ये हमारा आ गया कितना 100. नाउ एमपीएस कितना दे रखा है, एमपीएस अगेन हमारा दे रखा है 0.25. now and the level of income, why income is 5000. अब इनकम कितनी दे रखी है मेरे को 5000 दे रखी है भैया. now state whether the economy is in equilibrium or not, provide reason. 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. चलिए भैया आगे बढ़ते हैं. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट बोथ आर बिकम 100 and autonomous investment always be equal to the autonomous expenditure. तो बेसिकली यहाँ पे सीधे कितना आ गया मेरा, दोनों मिला के 100. एमपीएस 0.25, इनकम मेरी 5000 करोड़ दे रखी है. एमपीसी मुझे फाइंड आउट करना है. अगेन मैं क्या करूंगा, इनकम फाइंड आउट करने, एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए द फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज एग्रीगेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन द एग्रीगेट ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बीवाई. ये फॉर्मूला आपका इक्वेशन में बन जाता है जब आपका इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे बोथ आर सेम, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दोनों के इक्वल है तो आप इसके इक्वल इक्वेशन में पुट कर सकते हो. इज इट क्लियर? अब मेरे पास 100 प्लस 0.75 आ गया. एमपीसी मेरे को कैसे फाइंड आउट किया, एमपीसी मैंने फाइंड आउट किया है भैया, एमपीसी 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 मैंने फाइंड आउट किया अगेन 1 माइनस एमपीएस, और ये 0.25 है, 1 माइनस करेंगे तो 0.75, दैट इज योर आंसर. अगेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अब इक्वेशन दोनों की बनती है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है बेसिकली क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बीवाई, दे ऑल आर इक्वल. जब यहाँ पे इक्वल है तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं 100 प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.75y, और हमारी इनकम कितनी दे रखी, दैट इज 5000. ये भी पुट कर दिया मैंने. नाउ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. अब यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दी. अब इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा भैया, इक्वेशन पुट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बीवाई,
इक्वेशन पुट करने के बाद मैंने सीधे सीधे क्या करा, 5000 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 5000 इक्वेशन जैसे निकालेंगे दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम. ऑटोनोमस डिमांड बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली लेसर देन योर नेशनल इनकम. So that is why that is also a deflationary gap. क्या आ जाएगा यहाँ पे, that is also a deflationary gap. आंसर लिख के जरूर आना, that is also a deflationary gap. Deflationary gap, ये आपका आंसर निकल के आएगा. इज इट क्लियर? डिफ्लेशनरी गैप आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मेनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है. तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने करवा दिए. अगला जो एक क्वेश्चन बनेगा आपका, अगला जो क्वेश्चन बनेगा अगेन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन. क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन भैया? क्वेश्चन है द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन. कंजम्पशन फंक्शन क्या है देख लेते हैं. कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन हमारा, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन है हमारा बेसिकली सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सी जो होता है कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको. C इज इक्वल टू दैट इज ऑटोनोमस सी बार प्लस बी वाई. आप इसकी जगह पे आप एक और चीज पुट कर सकते हो. एक और चीज ध्यान रखें, तो अगर आपको क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो बेसिकली यहाँ पे कंजम्पशन, अगर आपको ये नहीं दिया हो तो आप इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा ये है. अब हमें वैल्यूज दे रखी है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा दे रखा है 50 प्लस 0.5 वाई. ये हमको वैल्यूज दे रखी है. नाउ वेयर इज सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई इज नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 करोड़. अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 2000 करोड़. मतलब हमारे पास टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. अब करना क्या है, y इज इक्वल टू, अब एक और चीज, जब मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, इनकम इसके इक्वल होगी नेशनल इनकम. तो जब मेरी नेशनल इनकम इक्वल है तो मैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट पुट कर सकता हूं, जो कि मेरा फॉर्मूला बनता है एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से. यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोल रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, जब मेरा एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के, दैट इज डिनोटेड बाय वाई. अब जब मेरा नेशनल इनकम इसके बरोबर है तो y इज इक्वल टू एग्रीगेट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड को मैं नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. तो मैंने पुट कर दिया. और इसके साथ में मैं जब मैं y इज इक्वल टू कर रहा हूं तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट किसके बरोबर होता है, एग्रीगेट डिमांड के बरोबर होता है. तो मैंने ये पुट कर दिया. तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई मेरी, क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. और अब मेरे पास एक इक्वेशन थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की. क्या थी इक्वेशन बेसिकली, सॉरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की इक्वेशन दे रखी थी मेरे पास 50 प्लस 0.5 वाई. अब मेरे पास ये दे रखा था. अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सी की वैल्यू पुट है, मतलब गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दूंगा. तो मेरे पास y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 0.5 वाई. अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 2000 करोड़. कितनी दे रखी है, 2000 करोड़. ये गिवन है मेरे पास. अब मेरे को आगे बढ़ना है, इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा लेता हूं यहाँ पे. तो भैया इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज 2000. अब मेरे पास सारी चीजें गिवन है. अब y इज इक्वल टू 0.5 में से y माइनस करूंगा तो यहाँ पे 250 आ चुका है, 2050. y में से माइनस का 0.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बेसिकली नेशनल इनकम कितना आएगा, 4100. कितना आ जाएगा, 4100. कैसे सॉल्व किया है मैं फिर से बता देता हूं इसको. भैया देखो, अब मैंने नेशनल इनकम के इक्वल पुट कर लिया, किसको, नेशनल इनकम के इक्वेशन में पुट करा मैंने किसको, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अब कंजम्पशन का फॉर्मूला मेरे पास, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था मेरे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी. क्या, इसकी वैल्यू मेरे पास थी 50 प्लस 0.5 वाई गिवन था. इन्वेस्टमेंट मेरे पास 2000 गिवन था, ये मेरे पास 2000. तो ये मैंने पुट कर दिया.
अब मैंने क्या करा, y माइनस 0.5y कर दिया, ये मेरे पास 50 प्लस 2000 बचा। अब क्या हुआ, ये मेरा बन गया जीरो, सीधे क्या बन गया 0.5y इज इक्वल टू 2050। अब मैंने y को इसको इधर रखा, 2050 डिवाइड बाय 0.5y, ये करा यहाँ पे, इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 4100, क्या आएगा, दैट इज माय आंसर, दैट इज बेसिकली नेशनल इनकम आया। अब क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपका कि भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ इनकम, तो मैंने भैया वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। अब इस जगह पे अगर मैं y की वैल्यू 4100 पुट कर देता हूं तो कोई गलत नहीं है, जैसे ही मैं पुट करूंगा दैट इज 2050 प्लस 50 दैट इज 2100, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आएगा, दैट इज माय आंसर 2100, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब याद रखें कि क्या क्या फिगर्स आपको याद रखने होंगे, मेनली मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए होता क्या है, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या है आपके, देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा आपका क्या, पहला फॉर्मूला आपको लगाना है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। फिर आपका एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब यहाँ पे भी कंजम्पशन है तो इस इक्वेशन को आप इसमें भी पुट कर सकते हो, बट जब आप बेसिकली सेविंग फंक्शन निकालते हो तो सेविंग फंक्शन के टाइम पे माइनस सी बार आ जाएगा प्लस एमपीएस माइनस एमपीएस मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन वी हैव आपका एक और चीज है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब आपका इसमें कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। सी बार से सी बार कैंसिल, एस प्लस आई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपका नेशनल इनकम कन्वर्ट होके आएगा। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एमपीएस, एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, सॉरी एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा आपको, ताकि क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आते हैं हम एग्रीगेट डिमांड सॉरी जीडीपी वेलफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और खासकर अब हम कुछ क्वेश्चंस वो देख लेते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, देखिए व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता है, इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। पूरे देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं बेसिकली वो हमारे जीडीपी होते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बट व्हेन मनी वैल्यू इज कैलकुलेटेड द करंट प्राइस, जब आप करंट प्राइस से जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू आप करंट प्राइस मतलब आज की कीमत से उसको कैलकुलेट करते हो, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, किससे, करंट प्राइस, ये फॉर्मूला है, तो इसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलेंगे, दैट इज अवर नॉमिनल जीडीपी। ये हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल जीडीपी विद एग्जांपल, लेट सपोज 2021 देयर वाज अ 200 क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एट द करंट प्राइस इन द मार्केट 50, द नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा 2020 का, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 10,000। इफ द प्राइस अगर इंक्रीज होता है 60 तो प्राइस से इंक्रीज होगा तो दैट इज 12,000।
तो ये आपका बेसिकली नॉमिनल जीडीपी है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट प्राइस। किससे बात करेंगे? करंट प्राइस। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला आ जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी, बेसिकली नॉमिनल जीडीपी मल्टी बेसिकली इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। Example of nominal GDP, let assume in India during 2020-21, 10 chairs, 20 grocery products and 30 machinery are produced. The current price of the grocery chair 50 pieces, 50 rupees per pieces, grocery 100 रुपी per piece है, 70 per piece है। आपने तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करना, पहले चेयर, ग्रोसरी, फिर आपका जो भी आपका बेसिकली ग्रोसरी दे देगा, मशीनरी, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करेंगे तो हमारी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी 4600। तो भी अब क्या आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई, जब भी हम करंट प्राइस लेवल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? करंट प्राइस की बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलेंगे इसको? और जब हम बेस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को, तो क्या आ जाएगा आपका? रियल जीडीपी। क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी। और इन दोनों को जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ध्यान से देख लेंगे एक बार हम उसको। चलिए, व्हाट इज रियल जीडीपी? When GDP is calculated eliminating the effect of inflation, it is called real GDP. It is calculated at the price. मतलब हम क्या eliminate करेंगे? Effect of inflation. जो भी प्राइस बढ़ रही है, जो भी आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है करंट बेसिस पे, उसको हम यहां से अवॉइड करेंगे। It is calculated real GDP. It is calculated the price of base year. If the market value of the final goods and services produced within a domestic territory of a country during accounting year as estimating using the base year price. GDP is constant price, real GDP इसको बोलते हैं। For example, there are 100 unit of goods and services are produced 2020-21, price of prevailing in the same year 10 रुपी। हम prevailing base year price को मल्टीप्लाई करेंगे तो base year ही लेना है 10 रुपी। But the price of 2011-12 was 8 रुपी। But 2011-12 में क्या थी? 8 रुपए। और करंट प्राइस क्या दे रही है? 10 रुपी। तो हमको 8 रुपए से ही करना है। किससे करना है? 8 रुपए से। हमको पिछली प्राइस मतलब कांस्टेंट प्राइस जो लेनी है वो ही लेनी है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा? सीधे सीधे देख लो भैया, यहाँ पे हमारे पास दो प्राइस दे रखी है, एक दे रही है करंट प्राइस, दैट इज 10, एक दे रखी है कांस्टेंट प्राइस जो कि बेस प्राइस है आप 8, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 800। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी। इज इट क्लियर? ये हमारा रियल जीडीपी। इससे हम हमारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रेट पता कर लेते हैं प्रेजेंट कांस्टेंट ईयर के बेसिस पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by nominal ratio of a country in a year measured at current price. It is the money value of the final goods and services produced in normal ratio of a country in a year measure of a base year price. It is good indicator. It is better indicates the economic growth. ये indicate बताता है कि हमारी इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया, क्योंकि हम बेस ईयर से कैलकुलेट कर रहे हैं करंट को, नॉमिनल को। Cause of change with the both price and quantity. It only changes when only quantity changes. सिर्फ quantity change करेगा, प्राइस सेम रहेगा। Comparison, it is not good tool compared to domestic. It is good tool. Quantity current, quantity base. Clear है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, what is GDP deflator? It refers to the ratio between GDP at a current price, GDP at constant price. It is expressed as under. Now, GDP deflator, GDP at current price divided by basically current price and nominal, and GDP at constant price. That is base year. Definition GDP deflator की, the GDP deflator is an economic measure that reflects the change in the price level of all goods and services produced in economy over a specified period. मतलब आपकी इकोनॉमी में जो भी चेंज आ रहा है, क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हो? रियल जीडीपी से कंपेयर कर रहे हो करंट को। तो दैट इज हाउ द चेंजेस आर कम. इट रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन
नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी। फॉर्मूला क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। क्या है फॉर्मूला? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट बेसिकली करंट प्राइस measure total value of goods and service at current market value. Real GDP at constant price measure total value of goods and service at just at inflation during a basic base year. Importance of GDP deflator, it helps measuring inflation by taking the overall price level change in the economy. चलिए भैया, now importance of GDP deflator क्या है? It helps measuring inflation, tracking overall price level changes. जो भी प्राइस में चेंजेस आए उससे आपको ट्रैक करना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। इट प्रोवाइड ब्रॉडर मेजर प्राइस चेंजेस, आपको बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताने की कोशिश हेल्प करता है। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कि भैया हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो रही है। कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, जो मैंने निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास ईयर दे रखे 2020-21, अब आपको यूनिट दे रखी है, प्राइस दे रखे, प्राइस में जो चेंजेस और नॉमिनल दे रखा है आपको। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइस पर यूनिट तो 5000, रियल जीडीपी तो आपका बेस रहेगा, बेस से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 12 से। क्यों? क्योंकि करंट प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगा? करंट प्राइस लेवल। करंट प्राइस लेवल क्या होता है भैया? क्योंकि नॉमिनल जो होता है वो करंट प्राइस पे होता है और ये कांस्टेंट, तो इसके लिए कांस्टेंट 10 रुपीज हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा। इसके लिए पहले 10 रुपए हो जाएगा, फिर 12 रुपए हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस अपन निकाल लेंगे। ये 5000 आ गया, ये 7200, ये 5000 आ गया, 6000। फॉर्मूला पुट करो भैया, पहला 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 100% चेंजेस आ रहा है, तो 100 आ गया आपका आंसर। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन शीट में है, मैं ये शीट आपको शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा भैया। सिंपल सी बात है, आप लोग कैलकुलेशंस याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। नाउ इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालेंगे? इन्फ्लेशन रेट जीडीपी डिफ्लेटर करंट ईयर, जीडीपी डिफ्लेटर प्रीवियस ईयर। तो 120 आया था 2020 का, और 100 आया था 2016 का। आपका कितना आया था? 100 रुपए। और 2020 का आपका 100 रुपए, और 2021 का आपका 120। अपन ने निकाला 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 20% चेंज हुआ। इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ? दैट इज 20%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन रेट कैसे निकलेगा भैया? सीधी सी बात है, करंट ईयर आपका कितना था? 120 आया, बेस ईयर आपका कितना था? 100 आया, 100 से अभी यहाँ पे कितना दे रखा है? 100। आपको बेस लेके चलना है प्रीवियस ईयर प्राइसेस को, तो प्रीवियस ईयर को ही ले लेना। ये वाला जो आपका निकला तो 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट चेंज? 20% चेंज आ जाएगा। ऑन द मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So that's all for the day. Consumption function, GDP deflator, real GDP, nominal GDP. Most important शीट के साथ दे रहा हूं, कर लेना। जय श्री राम, जय महाकाल।